हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक है, इसे पढ़ने से पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के और हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन बताया है। इसे समझने के लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देखें। चलिए आज शुरू करते हैं कि आखिर इस टॉपिक के अंदर क्या आएंगे और क्या चीज़ें समझना है हमें। तो ये टाइप्स ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जिसे हम ROR भी कह सकते हैं, ROR। अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसको 3 तरीके से समझा जा सकता है या 3 टाइप्स में इसमें होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर मैं पहला कह दूं तो वो हो जाएगा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और जो थर्ड और लास्ट जो होता है उसे कहते हैं इनिशियल रेट। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है। इसे हम कह सकते हैं एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। ये तीनों क्या है, इसे शुरू करें तो हम लोग पहला जो टॉपिक है वो है एवरेज रेट, उसको समझते हैं। तो देखें, तो हेडिंग हो जाएगी हम लोग का एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज, जैसे कि हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को निकालते हैं तो हमने पिछली वीडियोस में बताया था आपको कि किसी को डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो डेल्टा C दैट इज़ कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T होता है, ठीक है। ऐसा एक चीज़ हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि कभी भी रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा ही क्या होता है, डिक्रीज़ होता है या डिक्रीमेंट होता है या कंजप्शन होता है। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, वो क्या होता है, घटता है। वहीं पर प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। दैट इज़ अपीयरेंस होता है। ये डिसअपीयरेंस और ये अपीयरेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में डिसअपीयरेंस, और ये क्या होता है, अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर घटता है और ये यहाँ पर बढ़ता है। तो एक ग्राफ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पर हम एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैं रिएक्शंस को दिखाऊं बनाकर, तो एक मैंने ग्राफ बनाया। ये मैंने ग्राफ बनाया। इस ग्राफ में मैं इसे, इस स्लोप को मैंने, इस एक्सिस को मैंने T ले लिया, इस एक्सिस को मैंने क्या ले लिया, C लिया। दैट इज कंसंट्रेशन और ये टाइम, ठीक है। अभी मैंने इसको टाइम लिया। यहाँ पर क्या है, T = 0, मतलब कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं हुई है क्योंकि टाइम शुरू नहीं हुआ है। दैट इज़, तो कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज़ A0। पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा हो तो अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज़ A0, और टाइम क्योंकि शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब देखने की बात है कि अगर स्लोप जाता है, स्लोप मैंने कैसे बनाया, स्लोप मैंने ऐसे बनाया, ठीक है। इस स्लोप में देखने वाली बात क्या है कि अगर हम देखें C1, यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ कंसंट्रेशन क्या हुई, घटी। यहाँ कंसंट्रेशन से यहाँ पर आ गया, दैट इज़ C1। कुछ टाइम गुजरा होगा तभी तो दैट इज़ T1। और कुछ टाइम बढ़ा, जैसे कुछ और टाइम बढ़ा, ऐसे मैंने कह दिया, दैट इज़ T2। और यहाँ पर दैट इज़ C2। हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि कुछ टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन भी कुछ घट रही है। दिख रहा है कि कंसंट्रेशन घटती हुई जा रही है, टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ लिखने के लिए इसको समझते हैं।
तो मैं कह सकता हूँ कि T1 इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है C1 एंड T2 इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ों में एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन C1 की अभी भी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू C2, क्योंकि घट रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दैट C2 इज़ लेस दैन C1। हो सकता है C1 अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब इसको रेट ऑफ रिएक्शन चलो लिख के दिखते हैं, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन पर पहले लिखेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट में भी दिखाएंगे ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका है? कंसंट्रेशन के बेसिस पर है, कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट के बेसिस पर। क्या है? रिएक्टेंट के बेसिस पर है ये ग्राफ। ठीक है, प्रोडक्ट के बेसिस पर भी ग्राफ अलग से हम बनाएंगे। तो हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ROR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? हम सभी जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट की होती है वो कंसंट्रेशन हमेशा घटती है, तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। तो हम अपने आप से एक नेगेटिव सिंबल क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था। ठीक है, तो डेल्टा C अपॉन दैट इज़ डेल्टा T, और यहाँ हमने क्या किया? नेगेटिव सिंबल ऐड कर दिया। क्या बनेगा? दैट इज़ C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और हम यहाँ पर माइनस का सिंबल ऐड कर दिए। अब जानने वाली बात है कि जब भी किसी रेट ऑफ रिएक्शन को करते समय अगर हम लोग डेल का इस्तेमाल करें तो वो किसको बताता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। इसका मतलब डेल का इस्तेमाल करना का मतलब क्या हुआ? एवरेज रेट को बताता है। इसका मतलब कि इस वैल्यू को हम समझ सकते हैं कि कितने टाइम इंटरवल पर हो सकता है। जो चीज़ें समझी जा सकें कि एक स्पेसिफिक टाइम पर कोई चीज़ें कंसंट्रेशन में चेंजेस हो रही हैं, उस दौरान हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डेल से इंडिकेट करते हैं। और डेल से इंडिकेट करने को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये जानने वाली बात है। इसका मतलब कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हो रहा है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि एक हम पॉइंट लिखें, नोट डाल के लिखिए। फाइनाइट टाइम पर क्या है? फाइनाइट टाइम इंटरवल चेंज इन कंसंट्रेशन, या किसी भी चेंज इन कंसंट्रेशन पर कोई फाइनाइट टाइम हो जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनाइट टाइम इंटरवल चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको समझिए। एक ब्रैकेट में मैं और चीज़ लिख रहा हूँ। फाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट या फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब समझिए कोई स्पेसिफिक टाइम जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। सिंबल हम लोग का डेल हो सकता है। अच्छा, ये तो हम लोग का रिएक्टेंट का था। आप समझते हैं प्रोडक्ट का कैसे बनेगा। तो हम यहाँ प्रोडक्ट डालें। अब प्रोडक्ट को ग्राफ को समझते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के ग्राफ को समझें तो प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे बनेगा? ये मैंने बनाया, ये है टाइम एक्सिस, और इधर मैं भी दिखा दूँ, और इधर हुआ हम लोग का दैट इज़ कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका स्लोप थोड़ा सा अलग होता है, ऐसे होता है। ये क्या दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि कंसंट्रेशन में हम सभी जानते थे कि प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस कंडीशन पर स्लोप ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब स्लोप दिखेगी तो कैसे हम लोग दिखा सकते हैं इसको? अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर बात करूँ, दैट इज़ T1, टाइम कुछ बढ़ा, कंसंट्रेशन भी कुछ बढ़ी, तो दैट इज़ T1 पर हम लोग को कंसंट्रेशन क्या दिखा? दैट इज़ C1। अगर हमने कह दिया कि ये दैट इज़ T2 तो कंसंट्रेशन और बढ़ गई, दैट इज़ C2। ठीक है, फिर एज इट इज़ हम लोग उसमें लिखेंगे। अगर हम लोग कह दें कि C1 है तो दैट इज़ T1 है, C2 है तो कह देंगे T2 है। यहाँ पर जानने वाली बात है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। कैसे चेंज हो सकती हैं? कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रही हैं। इसमें पिछले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में C2 की वैल्यू कम थी C1 से, लेकिन यहाँ पर बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू C1।
इसमें कंसंट्रेशन C2 की ज़्यादा हुई, यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी थी, C1 की थी। तो ये क्या था, फाइनाइट टाइम में हम लोग की वैल्यू बदल गई, यहाँ से यहाँ तक गए तो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ एज अ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। और ये स्लोप दिखाता है कि एक ऐसा समय आएगा कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो ख़त्म के कगार पर होगी। तो कितना भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे प्रोडक्ट बढ़ेगा नहीं, दैट इज़ कांस्टेंट हो जाएगा, कितना भी क्योंकि उस रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में उतना आना था जितना आना चाहिए, तो एक समय में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। तो ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी, इसको लिखेंगे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हम लोग का था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जानते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट, आखिर इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है, तो किसी इंस्टेंट टाइम पर, इंस्टेंट टाइम का मतलब कोई टाइम इंटरवल हमको ना बताए और अचानक से पूछ ले कि यहाँ पर रेट क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ के बेस पर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। जैसे मैं रिएक्टेंट को अलग से ग्राफ बनाऊँगा, जैसे मैंने कह दिया रिएक्टेंट है और इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये टाइम का है, ये कंसंट्रेशन का है, ये हमने ग्राफ बनाया और जैसा कि एज इट इज़ बना था, C1 कंसंट्रेशन कुछ घटा तो T1, फिर C2 बना दैट इज़ T2 बना। ठीक है, आपको पता है कि ये पॉइंट ये टाइम 0 था, यहाँ पर भी लिखना था टाइम 0 था। अब यहाँ पर क्या है कि ये टाइम पता है आपको, ये टाइम पता है आपको, स्पेसिफिक टाइम कहाँ पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया, इन दोनों के बीच में टाइम पूछ दिया, इंस्टेंट टाइम पर पूछ दिया। क्या पूछ दिया, इंस्टेंट टाइम पर पूछ दिया। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे टाइम दैट इज़ इंस्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 10 to 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 to 0, मतलब बहुत कम, ऐसा कम जो कि ना के बराबर है, ऐसे इंस्टेंट टाइम पर पूछ दिया। कौन सा स्लोप बता रहा है, ये स्लोप, ये जो स्लोप बता रहा है, क्या बता रहा है आपको, स्लोप ऑफ लाइन इज़ कॉल्ड, क्या बता रहा है, डेल्टा टी 10 to 0। क्या बता सकते हैं, द स्लोप ऑफ लाइन इज़ कॉल्ड डेल्टा टी 10 to 0। मतलब ना के बराबर में समय में आपको पूछ दे, किसी इंस्टेंट टाइम पर अचानक पूछ दे, बीच के टाइम इंटरवल में जिसे आपको टाइम को पता ही ना हो, ऐसे कंडीशन में इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखें ROR इज इक्वल्स टू स्मॉल डी C अपॉन स्मॉल डी टी, ये हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम लिखते हैं तो लिखेंगे डेल्टा C अपॉन, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी ऐसे लिखेंगे, एंड देन इसे लिखेंगे स्मॉल डी C अपॉन स्मॉल डी टी। अब जानने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि ये तो डेल्टा इस्तेमाल किया तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बन गया, लेकिन जब हम इसके नीचे क्या लिख दें, लिमिट 10 डेल्टा टी इज 10 to 0, तब क्या हो जाएगा ये, अब इसे हम स्मॉल डी C अपॉन स्मॉल डी टी लिख सकते हैं। स्मॉल डी का इस्तेमाल ही करना क्या कहलाता है, इंस्टेंट रेट कहलाता है, इंस्टेंट रेट कहलाता है। मतलब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डेल इस्तेमाल करते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल डी इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा प्रोडक्ट में भी देख लेते हैं प्रोडक्ट में कैसे बनेगा स्लो ग्राफ। तो हम ग्राफ बनाते हैं प्रोडक्ट का, ये हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए ज़रा। ये हम लोग का ग्राफ जैसा कि ये बना था, ये हम लोग का था कंसंट्रेशन इधर, और ये था टाइम इज 0 और A0 था। ठीक है, इसमें भी हमने A0 बना देना चाहिए।
ए इज इक्वल्स ए नॉट हो जाएगा, ठीक है, ए नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं, C1 यहाँ से हमने बना दिया दैट इज़ C1, और यहाँ मैंने बना दिया दैट इज़ C2 T2 और ये T1, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि T1 से T2 टाइम पर जाकर कंसंट्रेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको क्या पूछ दे, आपको पूछ दिया बीच का ही पॉइंट पूछ दिया कि इस पर बताइए, तो टाइम जो होगा वो क्या होगा, इंस्टेंट टाइम होगा, इंस्टेंट रेट होगा, जिसको कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो ऐसे कंडीशन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग को स्मॉल डी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्मॉल डी सी अपन स्मॉल डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ चेंज इन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑल ओवर हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में एक ही चीज़ समझना है कि कभी भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो उसमें हम लोग स्मॉल डेल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलता है तो उस दौरान हम लोग स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डी और डेल का आपको डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा, आई होप। अब जानते हैं कि आखिर इनिशियल रेट क्या कहलाता है। लास्ट पॉइंट है जिसे हम लोग इनिशियल रेट को समझते हैं। इनिशियल रेट ऐसा रिएक्शन की रेट जो टाइम ज़ीरो पर हो, t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब लिखें यहाँ पर, रेट एट टाइम ज़ीरो। जब टाइम ज़ीरो हो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन दिखाए तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल रेट कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्मॉल डी सी अपॉन स्मॉल डी टी, और यहाँ पर टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पूछ दिया या ऐसे टाइम पर बोल दिया टाइम का पता ही नहीं, ये तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अरे टाइम शुरू ही नहीं हुआ तो रिएक्शन शुरू कैसे हो सकता है। लेकिन एज पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होगा, और ये एक तरीके से इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन ही है जिसमें टाइम का कुछ पता नहीं है, और इसमें भी हमको टाइम का पता नहीं था, अचानक से पूछ दिया। ये इसका स्लोप बता रहा था, ठीक है, ये भी स्लोप क्या बता रहा था, 10 to 0 बता रहा था, टाइम डेल्टा टी इज 10 to 0, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसमें भी हमको दिख रहा है दैट इज़ टी इज इक्वल्स टू 0। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।